नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और आपको बता दूं कि रूस यूक्रेन जंग में एक ऐसे कहते हैं ना चरण आ चुके हैं जो वाकई में ऐसा लग रहा है कि अब जो युद्ध है वो इस कगार पे पहुंच गया है कि या तो रशिया बचेगा या फिर दुनिया जो है वो रशिया को कहते हैं ना दुनिया का सबसे सुपर पावर लीडर मान लेगी। जैसा कि अभी ट्रंप मानते हैं कि वो उन्हीं को पूरी दुनिया सुन रही है, आने वाले वक्त में हो सकता है ये कुछ महीनों के अंदर कि पुतिन जो हैं वो एक साबित कर दें कि रशिया से बड़ा या ताकतवर कोई भी देश नहीं है। क्योंकि दो तीन चीज़ें 24 घंटे में ऐसी घटित हुई हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे हमने एक लाइन लिखी है कि 24 घंटे में रूस ईरान की डबल जीत और यूक्रेन पे कब्जा, अमेरिका को खदेड़ा। ये जो खबर है ये इसलिए बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है क्योंकि जो यूक्रेन के अंदर इस वक्त रशिया जो कर रहा है और जो ईरान ने अमेरिका के ऊपर पलटवार समंदर के अंदर किया है वो हैरान करने वाला है। पहले आपको हम 2 या 3 लाइनों में खबर को समझा देते हैं। पहली और दूसरी और तीसरी खबर क्या है। पहली खबर ये है कि रशिया ने पूर्वी यूक्रेन के प्रकोस्ट जो शहर है उस पर पूरी तरीके से कब्जा करने का दावा किया है। और ये एक ऐसा शहर है यूक्रेन का जिसमें कहते हैं ना रसद आपूर्ति बहुत बड़े पैमाने पर होती है, जिसमें कहते हैं ना सहजो सामान जो सैनिकों का सामान है या गोला बारूद है वो वहाँ से जाया करता था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ईरान है उसने पहली बार ओमान की खाड़ी में एक अमेरिकी युद्धपोत को सीधे सामने जाके ललकारा और उस ललकारने की वजह से, उस चैलेंज की वजह से ऐसा ईरान का दावा है कि अमेरिकी युद्धपोत को वापस यू टर्न लेकर अपने उसकी सीमा से बाहर जाना पड़ा। ये दोनों जो खबरें हैं रशिया और ईरान से जुड़ी हुई वो दो तरीके से, एक तरीके से हार साबित हो रही हैं अमेरिका की और नेटो देशों की और साथ साथ में इजराइल की। क्योंकि इसमें 2-3 पॉइंट और ऐसे जुड़ गए हैं जो ईरान ने अपनी तरफ से बोले हैं कि देखिए आप अगर रूस को समझ रहे हैं हारेगा, वो हारने वाला नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि ईरान को आप हरा दोगे तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है। ये 2 इनपुट जो हैं वो ईरान की तरफ से दिए गए हैं। और तीसरा इनपुट जो सबसे बड़ा रशिया की तरफ से आया है, उसने बोला है कि आपने हमारे ऊपर 50 दिन का जो अल्टीमेटम दिया है ट्रंप ने, वो उन्हीं पर भारी पड़ने वाला है। ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि जो ट्रंप ने 50 दिन का अल्टीमेटम पुतिन को दिया है कि या तो युद्ध रोको या फिर भुगतो, वो उल्टा जो है वो यूक्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा कहते हैं ना हैवी पड़ रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि यूक्रेनी जो सेना है उसने भी ये माना है कि जो उनका प्रकोरोस शहर है, जो डोनेट्स्क का एक इलाका है पूर्वी यूक्रेन का, उसके एक बहुत बड़े हिस्से पर रूस की जो सेना है वो घुसकर अंदर आ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि वो इस बात को मान चुके हैं कि जो पूर्वी यूक्रेन का एक किला कहा जाने वाला प्रकोष्ठ इलाका है वो रशिया के इलाके में, रशिया के कब्जे में लगभग आ चुका है। हम आपको बता दें कि इस वक्त रशिया जो है वो यूक्रेन के खेरसोन, खार्किव, ज़पोरिज़िया, लुहांस्क, ये जो 4 इलाके हैं इनके ऊपर सबसे तेज़ हमले कर रहा है। और हैरानी की बात यह है कि जो उसकी हमला करने की क्षमता है, ऐसा पश्चिमी मीडिया का दावा है वो 10 गुना तेज़ हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे 2-3 समझ लेनी चाहिए बातें कि ये युद्ध इतना ज़्यादा कहते हैं ना भयानक और इतना ज़्यादा क्रूर क्यों होने वाला है। क्रूर इसलिए होने वाला है कि पिछले 21 दिनों में, यानी कि 3 हफ्तों के अंदर रशिया के 3 टॉप लीडर्स ने सीधे सीधे कहते हैं ना परमाणु युद्ध की धमकी या परमाणु युद्ध का चैलेंज पूरे वर्ल्ड को दिया है, खासतौर से अमेरिका को और नेटो को। और जो यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे देश हैं जो कह रहे हैं कि साहब हम इनसे अच्छे तरीके से निपट लेंगे, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यूक्रेन के अंदर इस समय 2 घटनाक्रम चल रहे हैं। एक, जो रशिया की जो सेना है वो बहुत तेज़ी से पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा कर रही है। दूसरा, यूक्रेन के अंदर जेलेंस्की के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। ये जो बगावत है वो सड़क पर साफ दिखने लगी है। वहाँ के बहुत से यूक्रेनी नागरिक, यानी हजारों यूक्रेनी नागरिक जो हैं वो जेलेंस्की के ऊपर बहुत तीखे हमले कर रहे हैं। और हमला किस तरीके के किया जा रहा है, असल में जेलेंस्की ने एक बहुत ज़बरदस्त चाल चली है। चाल ये चली है कि जो यूक्रेन में भ्रष्टाचार के ऊपर नज़र रखने वाली 2 एजेंसियां हैं, उनके पावर्स को, यानी कि उनके जो अधिकार हैं उनको वो सीमित करने का एक बिल लाना चाहते हैं। इसको लेकर जो यूक्रेनी जनता है वो भड़क गई है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने इतने बड़े भ्रष्टाचार और इतने इतने बड़े सैन्य घोटाले यूक्रेन के अंदर हो चुके हैं। और जिन एजेंसियों ने इस घोटाले को पकड़ा है, जेलेंस्की उन्हीं को कहते हैं ना कमज़ोर और दबाना चाहते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यूक्रेन के अंदर जो खेल है वो अब 2 तरफ से चालू हो गया। एक, अंदर से बगावत शुरू हो गई है। दूसरी तरफ जो रशिया है वो बारूद जो है वो बरसा रहा है पूर्वी यूक्रेन पर। और वो पूर्वी यूक्रेन पर इसलिए ज़्यादा टारगेट कर रहा है क्योंकि जितने भी रसद के बड़े बड़े जो उनके पॉइंट्स हैं
ऐसा दावा किया जाता है कि वो कुर्स इलाके से भी जो प्रकोष्ठ का इलाका है वो कुर्स इलाके में भी बहुत बड़ा अटैक कर रहा था, जो रशिया का पश्चिमी इलाका है। और इसीलिए प्रकोष्ठ को जो कब्जा करने का जो मिशन था वो रशिया ने पिछले 3 से 4 महीने से लगा रखा था। उस पर कब्जा करने में वास्तव में रशिया को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। अब सवाल उठता है कि अब आगे होने वाला क्या है और ट्रंप की अगली चाल क्या है। इस समय नेटो क्या करने जा रहा है, और जो नेटो के दम के जो कहते हैं ना मुखौटा बन के आए हैं सामने, जिसमें जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन, ये 3 ऐसे देश हैं जो बता रहे हैं कि भाई हम जो है वो यूक्रेन की आखिरी दम तक मदद करेंगे, उसको हारने नहीं देंगे। ये जो दावे थे वो कुछ कुछ खोखले होते नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर से फ्रांस और इटली, 2 ऐसे देश हैं नेटो के जो ये कहने लगे हैं कि हम ट्रंप के उस फॉर्मूले पे बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि साहब हमारा जो नेटो के हथियार हैं वो यूक्रेन को दे दो, और जो नेटो है वो अमेरिका से हथियार खरीद ले। यानी कि यहाँ पर जो पोल पट्टी है वो आपस में इनकी खुलना शुरू हो गई है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे कोई इमोशन नहीं थे यूक्रेन को लेके कि साहब यूक्रेन के लोग मर रहे हैं, हम उनको बचाने आ रहे हैं। यहाँ पे सीधा सीधा बिजनेस, या कहना चाहिए ना बारूदी धंधा चल रहा है। यानी कि हर देश चाहता है कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा हथियार जो हैं वो इस युद्ध में खपें, और उससे उसको कहते हैं ना उसका जो मार्केट है, वेपन मार्केट है, उसको एक बूस्ट मिले। क्योंकि इस वक्त कई ऐसे नेटो देश हैं जहां पर मंदी का असर साफ देखा जा सकता है, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, या और ये खासतौर से आपका बता दें स्वीडन तो पहले ही मना कर चुका है कि वो बजट नहीं बढ़ाएगा 5%। चाहे नेटो कहते रहे, वो भले ही नेटो में रहे लेकिन उसने मना कर दिया है। लेकिन फ्रांस और इटली ने जिस तरीके से ट्रंप के फार्मूले को ठेंगा दिखाया है ना, उससे सब लोग हैरान हैं। जो फ्रांस कहता था कि नहीं साहब जो ट्रंप कहेंगे वो हम करेंगे, जो मार्क रूटे डंके की चोट पर कहते थे कि वॉर की जो डैडी हैं, मतलब वॉर वर्ड यूज़ नहीं करते थे, वो उनको डैडी बोलते हैं ट्रंप को, कि भाई इनकी हर कोई बात मानता है, उसको एक तरीके से ठेंगा दिखाया जा रहा है। और ट्रंप को उम्मीद थी कि जो 50 दिन का अल्टीमेटम है वो पुतिन के ऊपर एक प्रेशर डालेगा, और प्रेशर डालने से ये होगा कि जब वो समझौते पे बात करेंगे, जैसा कि आपको पता ही है कि तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में रशिया और यूक्रेन के बीच कहते हैं ना बातचीत की कोशिशें हो रही हैं कि युद्ध को रोका जा सके, लेकिन रशिया इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। वो कह रहा है आप किसी बड़े चमत्कार की उम्मीद मत करिए कि इस्तांबुल में आप आओगे, 10 अधिकारी इधर से बैठेंगे, 10 कमांडर्स इधर से बैठेंगे, कुछ बातें होंगी और उसको हम फाइनल कर देंगे। उन्होंने बिल्कुल कहते हैं ना रशिया ने 2-3 चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट कर दी हैं। पहला उसने बोला है कि रशिया किसी भी शर्त को नहीं मानेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट उसने बोला है कि जो 4 इलाके रशिया के कहते हैं लगभग कब्जे में आ चुके हैं या उसके ऊपर उसका कंट्रोल है, उसको मान्यता देनी पड़ेगी यूक्रेन को कि ये भाई इलाके जो हैं वो रशिया के हैं, जो कभी भी यूक्रेन नहीं करेगा। ये आप मान के चलिए। रशिया ये भी एक बात बोलता है इसके अंदर कि जो क्राइमिया है, जैसे 2014 में जैसे उसने उसके ऊपर कब्जा किया था, ठीक उसी तरीके से उसने और 4 प्रांतों पर इसके कब्जा किया। उसको पूरी तरीके से वर्ल्ड माने कि हाँ ये रशिया का इलाका है और इसको मानना पड़ेगा। लेकिन यूक्रेन इसको लेकर तैयार नहीं है। कहना चाहिए जेलेस्की इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ये एक तरीके से यूक्रेन का या कहें जेलेस्की का सरेंडर माना जाएगा। अब ऐसी स्थिति में क्या है, जो 2 मोर्चे हैं, 2 मोर्चे में इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि ठीक पता नहीं ऐसे ही कौन सा संयोग है या ऐसा कौन सा प्रयोग है जो ईरान और रशिया दोनों अब अपनी नेवी को एक्टिव कर चुके हैं। नेवी को एक्टिव इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो पश्चिमी मीडिया का दावा है उसके अनुसार काला सागर के अंदर बताया जा रहा है कि रशिया के करीब 200 वॉरशिप, जंगी युद्धपोत जो हैं वो एक ज़बरदस्त प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आप याद रखिए कि जो समंदर की तरफ से हमले होते हैं वो उस वक्त होते हैं जब आपको पूरी तरीके से किसी भी देश पर या किसी भी पोर्ट पर या किसी खास मिलिट्री एयरबेस पर आपको कब्जा करना होता है। इसलिए जो समुद्री जो जंगी लड़ाइयाँ या हमले जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और रशिया ने उसकी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं और उसको लेकर वो हैरान है। दूसरी तरफ ईरान ने क्या किया है कि जो ओमान की खाड़ी के अंदर अमेरिका का एक जो फिट्स गेराल्ड करके एक युद्धपोत आया था, वो ईरान की सीमा के अंदर प्रवेश कर गया। उसका एक वीडियो रशियन टीवी यानी कि आरटी के ऊपर दिखाया जा रहा है कि एक युद्धपोत आ रहा है, वो उस पर अमेरिकी झंडा लगा हुआ है, सारे हथियारों से लैस है। फिर एक हेलीकॉप्टर की एंट्री हो रही है, वो एक ईरानी हेलीकॉप्टर है। उसमें बोला जा रहा है कि उसने उसको चैलेंज किया युद्धपोत को कि देखिए आप हमारी सीमा में आ चुके हैं, आप ईरान की सीमा में आ चुके हैं, इसको तुरंत आप वापस हो जाइए वरना हम आपके ऊपर जवाबी कार्रवाई करेंगे। ऐसा दावा ईरान की तरफ से तंजीम न्यूज़ ने किया है कि जब 2-3-4 बार हेलीकॉप्टर के जो पायलट से, लड़ाकू पायलट से उन्होंने जब इसको
अपने कमांड सेंटर को लूप में रखकर उसको वार्निंग दी युद्धपोत को, अमेरिकी युद्धपोत को, तो अमेरिकी युद्धपोत ने तुरंत यू टर्न लिया और वापस ईरानी सीमा से बाहर आ गया। इस चीज़ को ईरान में बहुत ही पॉजिटिव देखा जा रहा है। और दूसरा, ईरान ने यह दिखा दिया है कि भले ही आपने उसे 12 दिन की युद्ध में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन ईरान का ना तो हौसला कम हुआ है, ना लड़ने का जज्बा खत्म हुआ है, ना उसका गोला बारूद खत्म हुआ है, ना मिसाइलों का कोई जखीरा खत्म हुआ है। तो ईरान ने एक साथ एक ही वक्त में 2 बयान दिए। एक युद्धपोत का वो वीडियो जारी किया जिसमें अमेरिकी युद्धपोत वापस जाता हुआ दिखाई दे रहा है और ईरानी हेलीकॉप्टर उसको खदेड़ रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट ये है कि मसूद पेजेश्कियन जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने बोला है कि आप याद रखिए कि ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम नहीं रोकेगा, चाहे इजराइल जोर लगा ले, चाहे अमेरिका पूरा जोर लगा ले। जितना नुकसान आप पहुंचाना चाहते थे वो आप पहुंचा चुके हो, हमें उतना नुकसान नहीं हुआ जैसा आप कह रहे हो, इसलिए हमारा जो यूरेनियम संवर्धन का प्रोग्राम है वो रुकने वाला नहीं है। ईरान ने बहुत ही लाउड और क्लियर करके इस चीज़ को बोला है फिर से। और ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ट्रंप को चिढ़ाने के लिए और कहते हैं ना नेतन्याहू को ठेंगा दिखाने के लिए ऐसे बयान अब ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से दिलवाए गए हैं। और इसका मतलब क्लियर है कि जो ईरान है उसको रशिया की तरफ से पूरा इंडिकेशन दिया गया है कि देखो तुम्हें पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों एक ही दोहराए पे खड़े हैं। अगर आप आज की पोजीशन में देखिए तो जो रशिया का स्टैंड है वो उसके खिलाफ जितने देश आए हुए हैं वो इसी तरीके से आए हैं जैसे ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका मिलकर आ गए हैं। तो यहाँ पर रशिया ने ईरान को बोला है कि बिल्कुल डटकर खड़े रहो, हमारी नौसेना भी आ गई है, काला सागर के अंदर फुल प्रैक्टिस में आ गई है, हमारे जो अटैक हैं वो यूक्रेन में बेइंतहा बढ़ चुके हैं। आपको एक हैरान करने वाला आंकड़ा बताते हैं, ISW की एक रिपोर्ट आई है, उसमें कुछ सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि रशिया है वो पर डे यानी कि हर रात या हर दिन 2000 ड्रोन से हमले करने जा रहा है अगले कुछ दिनों के अंदर यूक्रेन के अंदर। यानी कि इसका जो प्रोडक्शन है ड्रोन का वो इतना ज़्यादा बढ़ा लिया है रशिया ने कि वो आराम से हर दिन 2000 ड्रोन मारेगा। और अगर ऐसे 2000 ड्रोन से अटैक करेगा तो आप अंदाज़ा लगाइए कि यूक्रेन के पास चाहे किसी भी देश का एयर डिफेंस हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे नेटो देशों का हो, चाहे फ्रांस का हो, चाहे जर्मनी का हो, चाहे ब्रिटेन का हो, कोई भी 2000 ड्रोन्स को रोकने की क्षमता नहीं रखता है। ये अपने आप में एक बहुत ही मैसिव अटैक होने वाला है और उसके अटैक शुरू हो गए हैं 9 जुलाई से लेके और अब तक। आप अंदाज़ा लगाइए कि करीब 2000 हवाई हमले किए हैं रशिया ने। 2000 से ज़्यादा हवाई हमले रशिया ने यूक्रेन के पूर्वी और पश्चिमी और मध्य यूक्रेन पे दनादन किए हैं और उसको रोक नहीं पाया है। जेलेंस्की खुद परेशान है, इसीलिए उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो पहले अपने घर की बगावत को रोकें या बॉर्डर पर वो रशिया की जो फोर्सेस बड़ी तेज़ी से दंदनाती हुई चली आ रही उनको रोके। आपको बता दें यूक्रेन के जो कहते हैं कमांडर इन चीफ हैं अलेक्जेंडर सुरेस्की, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि अगर यही हालात रहे तो ये बहुत ही चिंता वाली बात होगी, क्योंकि जो हथियारों की आने की जो तरीके हैं और जो उनकी स्पीड है वो बहुत हल्की है। ट्रंप ने तो 50 दिन का दे दिया अल्टीमेटम पुतिन को, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि पुतिन इन 50 दिनों के अंदर क्या करने वाले हैं। जेलेंस्की इसलिए बोल रहे हैं, यूक्रेन इसलिए बोल रहा है, यूरोप इसलिए बोल रहा है, नेटो इसलिए बोल रहा है कि ट्रंप आपने 50 दिन का जो अल्टीमेटम दिया है वो गलत दिया है, आपको सीधे कार्रवाई करनी चाहिए थी। अब यहाँ पे ट्रंप जो हैं, क्योंकि आपको पता है वो गोला बारूद लेके संग में चलते हैं, लेकिन उनके दिमाग में हमेशा बिजनेस चलता है। तो उन्होंने क्या किया, 50 दिन में उन्होंने ये सोचने की कोशिश की कि जो पैनिक फैलेगा उससे जो हथियारों की बहुत बड़ी मांग पैदा होगी उसका फ़ायदा सीधे सीधे अमेरिका को होगा। और वो जानते हैं कि जितना ज़्यादा यूक्रेन पिटेगा नेटो देशों में उतनी ही ज़्यादा घबराहट आएगी। और यही वजह है कि जो पोलैंड है बिल्कुल सटा हुआ, उसने अपने F-16 जेट और जो दूसरे उसके अपने फाइटर जेट्स हैं उससे बहुत तेज़ी से कहते हैं ना अपनी सुरक्षा के लिए उनके जो युद्धाभ्यास हैं वो शुरू कर दिए हैं। अगर पोलैंड घबराएगा तो उससे सटे हुए जो बाल्टिक देश हैं 3, वो भी घबरा रहे हैं। वो भी अब कह रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में अमेरिका से हथियार लेने को तैयार हैं। अब तक लगभग 50 F-35 नेटो देश खरीदने के लिए तैयार हो गए हैं, उनकी फाइनल लगभग बात हो चुकी है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ट्रंप का खेल क्या चल रहा है यूक्रेन की आड़ में। सीधे ट्रंप क्या कर रहे हैं कि नेटो देशों को, यूरोपियन देशों को डरा रहे हैं और यूक्रेन को इतनी तबीयत से पिटवा रहे हैं कि उनकी पिटाई देखकर नेटो देशों के होश फाख्ता हो गए। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर यूक्रेन पे पूरी तरीके से कहीं कब्जा हो गया तो अगला निशाना क्या ब्रिटेन होगा या फ्रांस होगा या फिर जर्मनी होगा, जो इस समय सबसे ज़्यादा किरकिरी रशिया की आंखों की बनी हुई है। अब देखिए इसमें एक खेल और हुआ है। इसमें खेल ये हुआ है कि अब यूक्रेन के साथ भी लोग खेल रहे हैं हथियारों के साथ। कैसे खेल रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया ने अपने रिटायर 49 अब्राहम टैंक जो उसने अमेरिका से कभी लिए थे वो उनका इस्तेमाल ही नहीं करता था, उन्हीं को थोड़ा बहुत कहते हैं ना पोत पात के थोड़ा बहुत तेल डाल के फिट करके उठा के पूरा यूक्रेन को दे दिया कि तुम भाई इससे
रूस का मुकाबला करो। आप अब अंदाज़ा लगाइए, जो रिटायर्ड यानी कि जो बिल्कुल बेकार हथियार हैं, अगर उन टैंकों को आप जंग में लेके जाओगे, चलो एक बार को हथियार तबाह हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि इसकी वजह से बहुत सारे जो टैंक के योद्धा हैं यूक्रेन के, या उनके जो कहते हैं पूरी जो टीम होती है टैंक को, एक एक टैंक को चलाने के लिए 4 से 6 लोगों की जो टीम होती है वो सब मारी जाएगी। और इसी का नतीजा है कि जो रशिया ने क्लेम किया है, रूस के रक्षा मंत्रालय ने क्लेम किया है कि पिछले 24 घंटे में 1220 यूक्रेनी सैनिक अकेले प्रकोष्ठ इलाके में मारे गए। वो क्यों मारे गए? क्योंकि उनके पास खुफिया इनपुट की बहुत कमी है, उनके पास भारी हथियारों की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, और सबसे बड़ी दिक्कत जो है, जो एयर डिफेंस था यूक्रेन का, उसका बहुत बुरा हाल है। एक झुंझुना थमा दिया ट्रंप ने कि आपको पैट्रियट मिसाइल जो है वो आ रही हैं, इधर से मिलेंगी उधर से मिलेंगी, नेटो देशों से आपको करा रहे हैं, लेकिन उसकी जो आने की रफ्तार है, उसके जो आने के तरीके हैं, उसके अंदर जो कहते हैं ना पछड़े हैं, जो कहते हैं ना रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही, वहाँ भी बहुत हावी है। वहाँ जब तक एक कमांडर उस पर साइन नहीं करेगा, पेपर पहुँचेगा नहीं, तब तक हथियार रवाना ही नहीं होगा। और ट्रंप ने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये की थी, जो असाइनमेंट, जो शिपमेंट यूक्रेन हथियार लेके जा रहा था, जो बाइडेन के कार्यकाल के जो हथियार थे, उस शिपमेंट को ट्रंप के ही एक अधिकारी ने रोक दिया, जिसके बारे में ट्रंप को पता ही नहीं था। बाद में पता चला कि जो शिपमेंट रोका गया है यूक्रेन के लिए, उसके बारे में जानकारी ट्रंप को थी नहीं, और उन्होंने मीडिया के सामने बोला, हाँ मुझे नहीं पता था कि किस अधिकारी के और किसके आदेश के कहने पर ये शिपमेंट को रोका गया। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये जो अमेरिका का जो आप एक बहुत बड़ा एक ऑरा देखते हो ना, डिफेंस, गुप्तचर, या फलाने कमांडर, ये आर्मी, इसमें भी बहुत सारे लूप होल्स हैं। इसमें ऐसे ऐसे लूप होल्स हैं जिसके बारे में वहाँ की सरकार को ही नहीं पता है। उसको यही नहीं पता है कि उसके पास अभी भंडारण कितना बचा है और कितना हथियार वो दे चुका है। क्योंकि पेंटागन की एक रिपोर्ट लीक हुई है, उसमें ये दावा किया गया था कि अगर हम इसी रफ्तार से यूक्रेन में अपने हथियारों को देते रहे या नेटो देशों को देते रहे, तो अमेरिका के पास खुद हथियारों की एक भारी कमी हो जाएगी। और यही वजह है कि ट्रंप ने बड़े ही चालाकी से पहले यूक्रेन के बहाने सबको डराया, और जो अपने 32 नेटो देश हैं उनको इस बात के लिए मनाने के मजबूर कर दिया कि आप लोग 5% अपना बजट बढ़ाइए और हमसे हथियार खरीदिए। ट्रंप ने का ये जो खेल था हेग में, वो 24 और 25 जून को बहुत अच्छे से पूरी दुनिया ने देखा। उनको वहाँ डैडी बोला गया, डैडी बड़े खुश हो गए। ट्रंप ने सोचा ये धंधा बढ़िया है, यूक्रेन भी पिटता रहेगा, मेरा भी धंधा चलता रहेगा। और इसमें हो क्या रहा है, इसमें जेलेस्की जो हैं वो सिर्फ जोकर साबित हो रहे हैं। जोकर इसलिए साबित हो रहे हैं कि आपके एक एक करके इलाके जो है वो रशिया पूरी तरीके से कैप्चर करता चला जा रहा है। और आप क्या कर रहे हो, आप बात कर रहे हो कि मेरे पास पैट्रियट मिसाइल आने वाली है, मेरे पास अब्राहम टैंक आने वाला है, लेकिन आप ये तो बताओ कि जो अब्राहम टैंक हैं आपके 49, वो तो बिल्कुल कचरा है, कचरा बिल्कुल बन गए, टैंक है, कबाड़ है वो। अब वो रिटायर्ड जो ऑस्ट्रेलिया के टैंक थे वो उठा के उसने आपको दे दिए, उसको समझ ही नहीं आ रहा। तो ऐसी स्थिति में हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अब आप देखिए, बैलेंस देखिए कैसे हो रहा है। एक तरफ पुराने हथियार यूक्रेन को दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ रशिया जो है वो हर दिन 2000 ड्रोन से अटैक करने जा रहा है। उसके यहाँ का जो मिसाइल प्रोडक्शन है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर आपको आज बता रहा हूँ कि दुनिया में एक दिन में जितनी मिसाइलें बनती हैं, पुतिन का दावा है कि उससे 3 गुना मिसाइलें अकेले रशिया हर दिन बना रहा है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो रशिया है ना, वो युद्ध के लिए कितना, कहते हैं ना, कितनी चरम सीमा पर की तरफ बढ़ चुका है। वो किसी भी कीमत पर हार मान ही नहीं सकता, वो किसी भी कीमत पर अपने यूक्रेन मिशन को पूरा, कहते नहीं, होने ही देगा। और इसीलिए वो बोलता है कि हमारा युद्ध नहीं चल रहा है यूक्रेन में, रूस का एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो रशिया के अंदर चल रहा है, ऐसा रशिया बार बार कहता है। बीच बीच में वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव, वो परमाणु धमकी दे चुके हैं। अभी कुछ ही दिन पहले पुतिन के बेहद करीबी और कहते हैं ना अमेरिका, वो रशिया के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने क्या बोला था कि याद रखिए कि हमारा जो परमाणु सिद्धांत है या उसके जो नियम कानून हैं वो सब एक्टिव हो चुके हैं, वो बंद नहीं हुए हैं, वो एक्टिव हो चुके हैं। और जो हमारी परमाणु प्रैक्टिस हैं, यानी कि एटमी प्रोग्राम की जो परमाणु प्रैक्टिस हैं, वो पूरी रफ्तार के साथ एक खास मिशन के साथ आगे बढ़ रही हैं। ऐसी कंडीशन में आप अंदाज़ा लगाइए, एक तरफ रशिया नए नए हथियार बना रहा है, बड़ी तादाद में परमाणु जो उसके आर्सेनल्स हैं या उसके जो परमाणु बम या मिसाइलें उनको एक्टिव कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान जो है, जिसके पास 2500 बैलिस्टिक मिसाइल होने का दावा किया गया था, उसने खुद किया था, जिसमें से सिर्फ 25% युद्ध में खर्च हुई हैं, बाकी बची हुई हैं। और जो दावा कर रहा है कि 2028 तक उसके पास 10,000 परमाणु मिसाइलें होंगी। ऐसे देश जो कहते हैं ना युद्ध के लिए अपने पूरे देश को झोंक चुके हैं, संसाधनों को झोंक चुके हैं, और कहते हैं ना फैक्ट्रियों को उन्होंने, अपनी जो कारखाने और फैक्ट्रियों को हैं उनको उन्होंने पूरी तरीके से युद्ध का कारखाना बना दिया है। ऐसे देशों से, चाहे नेटो हो,
चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ हो, या फिर चाहे इजराइल हो, जो हर चीज़ में बड़ा माहिर माना जाता है, उसके लिए भी लंबा युद्ध करना संभव नहीं है। अगर लंबा युद्ध होगा तो ये आप मान के चलिए कि ईरान और रशिया तो तबाह होंगे, लेकिन जो उन्हें तबाह कर रहे हैं या तबाह करने की कोशिश करेंगे, उनका भी वजूद जो है वो लगभग मिट जाएगा, क्योंकि आखिरी में फ्रस्ट्रेशन में क्या होगा, कोई ना कोई परमाणु बम मार देगा। अगर ऐसा हुआ तो आप ये मान के चलिए जो पहले परमाणु बम से अटैक करेगा या परमाणु हथियारों से अटैक करेगा, वही आखिरी में एक बार को विजेता माना जाएगा। और आप इस बात को मान के चलिए कि जो रशिया है उसके पेशेंस की एक लिमिट है। अभी तक वो सब कुछ बहुत बैलेंस करके चल रहा है, इसीलिए वो क्या कर रहा है, जो अपनी ज़मीनी लड़ाई है उसको तेज़ कर चुका है, हवाई हमलों को तेज़ कर चुका है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा यूक्रेन के इलाके पे कैप्चर कर ले। क्योंकि जो इस्तांबुल में इस समय वार्ताएं चल रही हैं, कई टॉक्स चल रही हैं, उसमें यही देखा जाता है कि मैप पर आप कितना आगे हो, वहीं पे बार्गेनिंग होती है, वहीं पे ये सब चीज़ें तय होती हैं कि साहब ये इलाका अब इनका हो गया, अब आप नहीं कर सकते, या POWs या प्रिजनर ऑफ वॉर्स आप उनको इतना ले लो, इनको कर लो, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन आप मान के चलिए कि जो पुतिन है उनका मिशन बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक ट्रम्प के बेहद करीबी, उन्होंने कहा कि पुतिन जो है वो सिर्फ पूर्वी यूक्रेन के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो पूरे यूक्रेन की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ऐसा पुतिन का मानना है उनके हिसाब से कि जो पुतिन है वो अखंड रूस, यानी कि वो रूस जो बंटवारे से पहले का 90 के दशक से जो पहले का रशिया था, वो एक ऐसा रूस तैयार करना चाहते हैं जो बहुत ही विशाल था, जिसकी टक्कर का कहते हैं ना, इस पृथ्वी पर कोई देश ही नहीं था। वो एक उसे ऐसा देश बनाना चाहते हैं वापस से, और इसके लिए उसको यूक्रेन को उनको हासिल करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए पोलैंड बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, इसलिए बाल्टिक जो देश हैं वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि सबको पता है कि जो पुतिन है वो कहते हैं ना, उनकी जो सोच है वो एक मिलिट्री कमांडर की तरह सोच है, जो कभी मोर्चे से खाली हाथ वापस नहीं आता, वो मोर्चा जीतता है या मारा जाता है। तो मरने का सवाल यहाँ इसलिए नहीं पैदा होता है क्योंकि रशिया ने पिछले 3.5 साल से ज़्यादा की जंग में, या कहना चाहिए 41-42 महीने की जो जंग है, उसमें इतने ज़्यादा प्रयोग कर लिए हैं हथियारों के ऊपर, उसने अपना प्रोडक्शन इतना ज़्यादा बढ़ा लिया है कि अब ट्रंप चाहते हुए भी रशिया को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और ट्रंप ने जो 2-3 खामियां की हैं, जिसमें 50 दिन का अल्टीमेटम देना, जिसमें एक चीज़ और हैरान करने वाली है कि ट्रंप ने क्या किया है, एक नेटो के सामने प्रस्ताव रखा है कि जो सैंक्शंस लगाए जाएंगे रशिया के ऊपर, उसका सारा कंट्रोल मेरे पास रहना चाहिए। जब मैं कहूँगा सैंक्शन लगाओ तब लगा देना, और जब मैं कहूँ सैंक्शन हटाओ तो हटाओ। तो इस पे नेटो देशों ने बोला है कि ये कोई मजाक थोड़ी ना चल रहा है, या तो आप रशिया पे सख्त प्रतिबंध लगाइए या फिर कोई और तरीका निकालिए जिससे उनको कंट्रोल किया जा सके। तो इसके लिए ट्रंप तैयार नहीं है। ट्रंप चाहते हैं कि उन्हें जो नेटो देश हैं 32, उसमें से कम 30 देश उनसे हथियार खरीदते रहें, जेलेस्की का यूक्रेन इसी तरीके से पिटता रहे, और पुतिन जो है वो जितना डराएंगे उतना ही ज़्यादा धंधा जो है वो अमेरिका का चमकेगा, और इसका फ़ायदा उनको शायद मिल रहा है। इसीलिए जो ट्रंप हैं वो इस टाइम कह रहे हैं कि जो नेटो है उसके कई देश मेरी बात नहीं मान रहे हैं, और इसका खामियाजा नेटो को भुगतना पड़ेगा, ऐसा ट्रंप की तरफ से कहा गया है। और उसमें 2 देशों ने तो खुलकर बोला है, उसमें फ्रांस और इटली। उन्होंने बोला है कि देखिए आपके हथियार यूक्रेन को जाएंगे और जो यूरोप जो नेटो देश है वो आपसे हथियार खरीदेगा, ऐसा कोई भी फार्मूला जो है वो फ्रांस या इटली मानने वाले नहीं हैं। कुल मिला के स्थिति ये हो गई है कि जो वॉर है वो अभी एक ऐसी ओपन वॉर हो गई है कि जिसमें जितने ज़्यादा साथी जुड़ रहे हैं उससे ज़्यादा उसमें विखंडन होने लगा है, टूट फूट होने लगी है। और जब विचारधारा का क्लैश आता है, जब मंशा का क्या कहते हैं ना, मतभेद आता है, जहाँ पे मंशा होती है ना, उसमें अगर मतभेद आता है तो युद्ध जो होता है वो कई मोर्चों पे कमज़ोर होने लगता है। उसी में से कोई बागी बन जाएगा, उसी में से कोई डबल क्रॉस करेगा। और जो स्थिति नेटो के अंदर इस समय बन रही है नेटो देशों में, उसके पीछे अगर इसका सबसे बड़ा कारण है तो वो है ट्रंप, क्योंकि ट्रंप ने कोई डिसीजन सही से लिया ही नहीं है। और कहते हैं ना कि ट्रंप जो है वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि साहब मैं राजनीति नहीं करता हूं, लेकिन याद रखिए जो ये परसेप्शन क्रिएट करता है कि मैं कोई राजनीति नहीं करता हूं, वो सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ होता है, क्योंकि वो दूर से पूरा तमाशा देखना चाहता है। और ट्रंप भी यही कर रहे हैं, वो तमाशा देख के पैसा कमाने की जुगाड़ में है, और इसके लिए उनको फ़ायदा ईरान की तरफ से भी मिल रहा है और रशिया की तरफ से भी मिल रहा है। ईरान के डर की वजह से इजराइल दुनिया भर के हथियार खरीदने को तैयार हो गया है, और उधर रूस के डर की वजह से नेटो देश और पश्चिमी देश जो हैं वो भारी भरकम हथियार अमेरिका से खरीदने को तैयार हो गए हैं। यहाँ अरबों खरबों डॉलर का जो बिजनेस है वो ट्रंप को एक बहुत ही सुहावना सपना लग रहा है। इसीलिए वो चाहते हैं कि इस युद्ध को लंबाई खींचा जाए। इसीलिए 50 दिन का अल्टीमेटम देने का कोई औचित्य नहीं था, और ये जो 50 दिन का अल्टीमेटम है वो एक तरीके से पुतिन के लिए रामबाण साबित हुआ है। और इसी 50 दिन के अंदर अंदर उन्होंने एक बहुत बड़े इलाके पर रशिया के कब्जा कर लिया है। वैसे आपको बता दें एक स्टडी आई है जिसमें ये दावा किया गया है कि पिछले महीने यानी कि जून महीने में
30 दिन के अंदर 556 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया था 30 दिन के अंदर। और ये अपना जो है ये अल्टीमेटम ही देते चले जा रहे हैं, इसका कोई ना सिर है ना पैर है। कुल मिला के पुतिन जो हैं वो एक तरीके से उस तरफ बढ़ने लगे हैं जहाँ पे संपूर्ण विजय बोली जाती है वो हो सकती है रशिया की। क्योंकि जिस तरीके से अभी एक चीज़ और आई है रशियन मीडिया में, वो ये आई है कि रशिया के अंदर भले ही अर्थव्यवस्था डगमगा रही हो, लेकिन जो पुतिन का पकड़ है ना रशिया के ऊपर वो कमाल की है। यानी कि 2035 तक का जो मिशन पुतिन ने अपने दिमाग में बनाया था वो अगर देखा जाए तो वो उसी ट्रैक पर आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं। कुल मिला के स्थिति ये है कि 3-4 साल के बाद तो ट्रम्प की गद्दी डगमगा जाएगी, लेकिन पुतिन वहीं आपको टिके हुए दिखाई देंगे और ये आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि 24 से 48 घंटे के अंदर कुछ बड़े डेवलपमेंट होंगे, चाहे वो इस्तांबुल की तरफ से आएँ, लेकिन अटैक तो बहुत तेज़ी से हो रहे हैं क्योंकि रशिया की नौसेना भी आ चुकी है, ईरान भी अपने युद्धपोतों को और युद्धपोत तो नहीं है, उसके बाद जो लड़ाकू फ्रिगेट हैं उनको उसने ओमान की खाड़ी में उतारा है। ऐसी स्थिति में एक बड़ी जंग हो सकती है क्योंकि ये कयास पहले ही लगाए जा रहे थे कि इजराइल कभी भी ईरान पे हमला कर सकता है, लेकिन अब इजराइल को समझ में आ चुका है कि इस बार अगर हमला किया तो बचाने ट्रंप भी आसानी से नहीं आएंगे। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर जो भी युद्ध से जुड़े बड़े डेवलपमेंट होंगे वो मैं आपको बताऊंगा।